हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 9 से साइंस का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि हमारा ग्रेविटेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। मतलब एक सिंपल सा प्रोसेस है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। बिल्कुल सिंपल सा है। इट इज़ ए जर्नल फिनोमिना। क्या है ये कि जर्नल फिनोमिना है। मीन्स टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 m2 and have a certain distance d, they attract each other is called gravitation। मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी होगी जब दो ऑब्जेक्ट होंगे और उन ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मास होगा। मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, और वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे, सपोज करो d डिस्टेंस पे वो एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाएगा फ्रेंड्स, ग्रेविटेशन। इसी को क्या बोला जाएगा, ग्रेविटेशन। तो सिंपल सी लैंग्वेज में काफ़ी अच्छे तरीके से याद होगा आपको ये कि एक सिंपल सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ग्रेविटेशन। इट इज़ द वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स। एक चीज़ ध्यान रखनी है, वैसे तो ये जनरल फिनोमेना है लेकिन ये वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स है। वीकेस्ट क्यों मैं बोल रहा हूँ, वीकेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोज करो आप एक डेस्क पे स्कूल क्लासरूम में दो बच्चे बैठे हो एक डेस्क पे, तो ये नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे या फिर एक क्लास का बच्चा किसी दूसरे क्लास के बच्चे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये होगा लेकिन ये मासेस पे डिपेंड करेगा। जितना हैवी मास होगा, मास जितना ज़्यादा होगा, ऑब्जेक्टों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी हाई होगी, ठीक है। तो बट इट्स रेंज ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी लार्ज, ठीक है। ये चीज़ भी किस पे डिपेंड करेगी, मास पे डिपेंड करेगी कि इसकी रेंज काफ़ी लार्ज होती है अट्रैक्ट करने की। फॉर एग्जांपल आपके सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही अटैच होते हैं। इट डिपेंड ऑन मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट पे हमारा डिपेंड करता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट एज इट क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा बोर्ड के अंदर। व्हाट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड या फिर इट इज़ प्रपोज्ड बाय सर इजाक न्यूटन। इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, और उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। या तो आप पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पूरी स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, that is gravitational force, is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉडीज़ हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। तो जो हमारी फोर्स है वो इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती हैं। प्रोडक्ट मतलब दोनों के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करती हैं। और जो फोर्स है, ठीक है, वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के स्केयर के बराबर, ठीक है। तो हमारा जो f है वो क्या आएगा, एफ इज़ इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्केयर। यहाँ पे जो जी हमने लगाया है वो डायरेक्टली सिंबल को हटाने के लिए लगाया है। मीन्स जी क्या है, हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपको एज इट बोर्ड पेपर के अंदर एज इट आपको ये ऐसे ही राइट करना होगा। उसके बाद इन एस आई सिस्टम इट्स वैल्यू, यहाँ पे जो एस आई वैल्यू है, एसआई वैल्यू दी गई है जी की, वो आपकी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर किलोग्राम स्केयर, ठीक है। मतलब ये एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन मीटर स्केयर, ठीक है, और किलोग्राम स्केयर। उसके बाद जो आपकी CGS में होगी वो इसका डिफरेंट हो जाएगी ये, ठीक है। नंबर तो सेम रहेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, लेकिन आपकी जो न्यूटन है, न्यूटन की जो CGS यूनिट क्या होती है, न्यूटन को CGS में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डायन आती है, मीटर की सेंटीमीटर में और किलोग्राम की ग्राम में, ठीक है। तो डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। आगे देखिए स्टूडेंट। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब जो यूनिवर्सल लॉ के अंदर हमने कैपिटल जी लगाया है और जिसको कहा है कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये क्या है, इसको किसने बताया है,
ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हमारे न्यूटन सर ने बताया है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, तो बच्चों यहाँ से ध्यान से देखना है, इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही बिटवीन टू आइडेंटिकल मतलब सेम बॉडीज हैविंग ईच ऑफ मास 1 kg एंड सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस। तो यूनिवर्सल लॉ था जो ग्रेविटेशन का, उसके एक्सप्रेशन से हमें मिलता है F इज इक्वल टू G m1.m2/d²। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी G की वैल्यू आ जाती है G इज इक्वल टू F d²/m1 × m2। ठीक है, और ये जो G है ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा बॉडीज़ थी दोनों, और उनकी दोनों बॉडीज़ तो हमारी सेम थी, आइडेंटिकल थी, और उनका मास भी क्या है 1 kg था दोनों का, और जो हमारा डिस्टेंस था वो भी 1 मीटर था। तो जब हम यहाँ पे d की वैल्यू रख देंगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा जो G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो हमारे F के इक्वल आ जाता है। और F जो है हमारी फोर्स है, और फोर्स क्या होती है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं A से। लेकिन हम यहाँ पे जो फोर्स है उसका फॉर्मूला लिखेंगे mg। ठीक है, फोर्स इज F जो हमारा क्या होगा, F इज इक्वल टू mg। जो हमारा यहाँ पे G है तो वो एक्सेलरेशन, लेकिन वो किसके कारण है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, F इज इक्वल टू mg। और अब हमारा F है जो कैपिटल G के इक्वल है। ठीक है, तो हमारा G किसके इक्वल हो जाएगा, mg के, स्मॉल m और स्मॉल g के। ठीक है, और जो स्मॉल mg होता है वो हमारा वेट होता है। वेट एक्चुअली में होता है क्या है कि ये फोर्स होती है ग्रेविटी की किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अर्थ अपने पास अट्रैक्ट करता है अपनी फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो उसको हम वेट ही कहते हैं। तो g इज इक्वल टू वेट। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है वो देखिए। द फोर्स डैट बाइंड अस विद अर्थ, इस फोर्स के कारण ही हम अर्थ पे बंधे रहते हैं, वरना हम क्या है, उड़ जाते, मतलब हम जंप करते तो काफ़ी ऊपर तक चले जाते, लेकिन क्या है कुछ हाइट पे जाने के बाद हम वापस से अर्थ पे आ जाते हैं। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है, जो हमारे प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड भी ग्रेविटेशनल जो लॉ है उसके बिहाफ पे ही मूव करते हैं। ठीक है, मतलब रिवोल्यूशन करते हैं। देखिए बच्चों, जो दो चीज़ें हैं, एक होती है रोटेशन, एक होती है रिवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पे मूव करे। ठीक है, और रिवोल्यूशन का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के चारों तरफ घूमे। ठीक है, चारों तरफ मूव करे। थर्ड है हमारा रेनफॉल एंड स्नोफॉल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, द टाइड्स इन सी एंड ओशियन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ सन एंड मून। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा गया है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स के अंदर वैलिड होता है। तो जो हमारे सीज हैं, ओशियंस हैं, उनके अंदर जो टाइड्स आते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आते हैं, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी होती है, सन और मून की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब गिरना। सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, गिरना। किसी ऑब्जेक्ट को हमने एक पत्थर लिया, पत्थर को ऊपर फेंक दिया, वो कुछ हाइट पे जाएगा, उसके बाद सीधा नीचे आएगा। ठीक है, अर्थ पे। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो पता ही है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो काफ़ी सिंपल सा है, बेसिक सा है। नेक्स्ट देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, द फोर्स विद विच the earth attract all the objects around towards its center is called gravitational force और gravity। सिंपल सा ही है, वो अर्थ की वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर सिंपली लैंग्वेज में ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली तो हम उसको ग्रेविटी कहते हैं क्योंकि अर्थ पे बात हो रही है। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन देख सकते हैं आप, द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी या फिर फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, एक एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, द कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विच एक्टिंग टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। जो मेन बात है बच्चों, विच एक्टिंग टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है,
जो एक्सेलरेशन किसी भी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ से, ठीक है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से, उसकी ग्रेविटी से, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है किसी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको ही बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी। यहाँ पे एक बेसिक सा डिफरेंस ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल जी, बट द ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11, वेर इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज 9.8। ठीक है, थर्ड आपका डिफरेंस इसके बीच क्या रहेगा, उसकी एसआई यूनिट ध्यान रखनी है आपको। उसकी एसआई यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या हो गई, इसमें क्या होगी आपकी मीटर स्क्वायर होगी, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर होगी, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद एक्सप्रेशन देखिए, और एक्सप्रेशन करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पे डिपेंड करती थी, ऑब्जेक्ट्स के मासेस पे, बट आपकी जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मासेस पे डिपेंड नहीं करती। अब एक्सप्रेशन देखिए, कंसीडर एन अर्थ ऑफ मास कैपिटल M एंड ए रेडियस D, a body of mass small m is placed over the earth surface, ठीक है, so the gravitational force between the earth and the body is given by F is equal to G कैपिटल M जो अर्थ का मास है, स्मॉल m जो दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, बाय D स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन से हमने शुरू में निकाल लिया था, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था वहाँ से। Now we know that according to the Newton's second law of force, F is equal to mg, जो हमने अभी पीछे किया है, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि पहले ये तीनों एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखनी है। तो F इज इक्वल टू क्या है हमारा, mg, m यहाँ पे मास है, g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, F इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m जो है हमारा बाय D स्क्वायर। तो स्मॉल m से स्मॉल m हमारा कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है, और हमारा जो स्मॉल g है वो किसके इक्वल आएगा, हमारा कैपिटल G कैपिटल M बाय D स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज डिपेंड ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो हमारा ग्रेविटी है हमारी, वो हमारी अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करती है, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, लेकिन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मास पे और रेडियस पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो याद रखने वाली बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस पे डिपेंड करती है, लेकिन ग्रेविटी किस पे डिपेंड करेगी, ओनली हमारे अर्थ के मास और रेडियस पर। आगे देखिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, और ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। वी नो डैट जो स्मॉल g है हमारा, उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल GM बाय D2, ठीक है। और यहाँ पे जो कैपिटल G है डैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा कैपिटल M है ये हमारा मास ऑफ अर्थ है, और जो अर्थ का मास है उसकी वैल्यू क्या है हमारे 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। कितनी हाई वैल्यू है, यानी कि अर्थ का मास कितना हाई है, 24 का मतलब है 10 के बाद जो है 24 जीरो आएंगी। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ जिसको हमने स्मॉल d से डिनोट कर रखा है, आप स्मॉल r से डिनोट कर सकते हो, कैपिटल R से डिनोट कर सकते हो, वो है हमारा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। ये मीटर क्यों आया, क्योंकि रेडियस किस में मापा जाता है, मीटर में, ठीक है। उसके बाद तो स्मॉल g हमारा क्या आएगा, ठीक है, स्मॉल g कैसे निकलेगा, 6.67 इंटू 10⁻11, ये हमारे कैपिटल G की वैल्यू है, मल्टीप्लाई अब कैपिटल M की वैल्यू करेंगे, मतलब मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, और उसको डिवाइड करेंगे हम जो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है उसके स्केयर से, यानी कि 6.4 इंटू 10⁻6 का स्केयर कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे स्मॉल g की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व आउट करने के बाद 9.8 मीटर सेकंड स्केयर, ठीक है, 9.8 मीटर सेकंड स्केयर इसकी हमारी स्मॉल g की वैल्यू आ जाती है। स्मॉल g की वैल्यू अगर आपको, ठीक है,
ना दी हुई हो तो आप उसको 10 लेके चल सकते हैं, ठीक है, 10 मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर आपको 9.8 दे रखे है तो आप 9.8 ही उसको यूज़ करोगे जब आप उस किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करते हो। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इट वेरी अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू 1.62 मीटर सेकंड स्क्वायर। अब ये तो पता ही है कि जो हमारा मून है, ठीक है, चंद्रमा भाई साहब जो हैं हमारे, उनका मास भी हमसे कम है, अर्थ से कम है, और रेडियस भी कम है। तो सिंपल सी बात है, जब दोनों चीज़ें कम है तो ग्रेविटी भी कम ही होगी। तो उनकी ग्रेविटी कितनी है? 1.62 मीटर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट पोल्स इज स्लाइटली मोर देन इक्वेटर, ठीक है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो क्यों है, पर एक प्रॉपर तरीके से स्फीयर नहीं है, ठीक है। जो पोल्स साइड है, पोल्स एरिया रीजन जो है हमारा अर्थ का, वहाँ पे जो हमारा रेडियस है वो थोड़ा हाई है, ठीक है, और इक्वेटर पे थोड़ा कम है। इसलिए पोल्स पे जो हमारी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ी हाई है और इक्वेटर पे थोड़ी कम है। उसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इनके बिहाफ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जो आपने मोशन की इक्वेशन की थी ना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, बस वही है। बस वहाँ पे जहाँ पे आपको ए दिखाई दिया था, ए आपने लिखा था, वहाँ पे आपको जी लिखना है, क्योंकि है तो एक्सेलरेशन लेकिन किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे भी वही रहेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए जी, सॉरी जी टी, ठीक है। ए की उसमें आप लिखोगे जी टी। जी क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टी टाइम है आपका, स्मॉल यू जो है आपका आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, और वी स्मॉल वी जो आपका वो फाइनल वेलोसिटी है। नेक्स्ट है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। यहाँ पे एस जो है आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एच की आ जाएगा, क्योंकि जो ये एक हाइट्स पे डिपेंड करेगा ना, डिस्प्लेसमेंट अब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे एस आप किससे रिप्लेस करोगे? एच से। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने जी स्केयर नहीं लगा रखा, आप स्केयर लगा लेना। उसके बाद थर्ड है आपकी वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2 AS, तो ये सेम रहेगी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2GH। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है? आपकी डिस्प्लेसमेंट, जो किसके अकॉर्डिंग है? हाइट के अकॉर्डिंग है। तो ये 3 इक्वेशन हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। इनको आप बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। और आपको स्मॉल जी की वैल्यू याद हो, मास ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है वो याद हो, रेडियस याद हो, कैपिटल जी की वैल्यू याद हो, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो व्हाट इज़ मास? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, ठीक है। एक बॉडी के अंदर, उसके अंदर जो मैटर की क्वांटिटी प्रेजेंट है, दैट इज इस मास। एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, जो मास की एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। इट कैन नेवर बी ज़ीरो, एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास कभी भी ज़ीरो नहीं होता। इट रिमेन कॉन्स्टेंट एट एवरी प्लेस, और ये क्या रहेगा? मास है किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो प्लेस के हिसाब से चेंज नहीं होता। दूसरा देखिए वेट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन बॉडी इज कॉल्ड वेट, या फिर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, द फोर्स, ठीक है, बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाती है, उसको अट्रैक्ट करती है, तो वो होता है उस ऑब्जेक्ट का वेट। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। जो बेसिक सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, आप कई बार कहते हो ना, हम पूछ लेते हैं आपसे वेट कितना है, आप कहते हो 20 किलो गो, 40 किलो, या 40 30 60 kg, तो ये गलत है। वेट जो है आपका वो न्यूटन में होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्थ है आपका, इट कैन बी ज़ीरो, वेट है जो आपका वो ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। वेट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो आपका वेट है वो प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है, और यही एक इम्पोर्टेंट ऐसी आपकी टर्म है जिसके बिहाफ पे आपका क्वेश्चन भी आगे आएगा। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका डेंसिटी, और डेंसिटी करने से पहले अगर किसी बच्चे को मास वेट में कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। द मास
पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम को एसआई यूनिट क्या होती है, क्यूब मीटर, ठीक है, और जो मास है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी। तो सिंपल सा है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होगी, केजी बाय मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी, ये भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब क्या है, रेशियो लेना है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब आर डी यानी कि रिलेटिव डेंसिटी जो है आपकी वो रेशियो है। रेशियो किसका है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कोई सब्सटेंस है उसकी कितनी डेंसिटी है, ठीक है, उसको डिवाइड करना है डेंसिटी ऑफ वाटर से। अगर डेंसिटी जो है सब्सटेंस की वाटर से कम है तो वो वाटर के ऊपर तैरता रहेगा। अगर जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो वो वाटर के अंदर सिंक हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा। नेक्स्ट है थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये भी दो छोटी सी कॉन्सेप्ट हैं, छोटे से लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1 मार्क्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं, तो एक बार इन पे भी नज़र लगा लेते हैं। थ्रस्ट, द फोर्स एक्टिंग ओवर द परपेंडिकुलर सरफेस ओवर द बॉडी, ठीक है, कभी जब हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट बॉडी है उस पर परपेंडिकुलरली हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं थ्रस्ट। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी तो इसलिए होगी क्योंकि डायरेक्शन आ गई, क्योंकि हमने कहा ना अभी परपेंडिकुलर, तो इसमें डायरेक्शन है इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। नेक्स्ट है आपका प्रेशर, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ये तो आपने 6th 7th में भी पढ़ रखा है, 8th में भी पढ़ रखा है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एसआई यूनिट क्या होती है प्रेशर की, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो पास्कल, जो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है। अब नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वेट से रिलेटेड है और हर साल एनसीईआरटी में पूछा जाता है, 3 मार्क्स के अंदर भी आता है, हर एक कोड के अंदर कोड वाइज भी आ सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से कीजिए, ध्यान से देखिए, उसको करते हैं। सो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, वाई इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। जो वेट है हमारा वो मून पे जाने के बाद 1/6 क्यों रह जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने से पहले एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, आप कंपैरिजन कीजिए बिटवीन द अर्थ एंड मून, मास, रेडियस और ग्रेविटी में, ठीक है। जो अर्थ है उसका मास देखिए कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg, लेकिन वहीं पे अगर आप मास ऑफ मून देखोगे वो कितना है आपका, 7.36 × 10⁻22 kg, ठीक है, वहाँ पे कितनी थी 24, यहाँ पे कितनी है 22 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है हमारा, 6 × 10⁻6, ठीक है, 6 × 10⁻6 मीटर, और रेडियस ऑफ मून कितना होगा हमारा 1.74 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। ग्रेविटी आपको पता ही है अर्थ की कितनी होती है 9.8, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 10 के इक्वल होती है, और ग्रेविटी ऑफ मून कितनी है आपकी 1.62। तो जो मून है आपने देखा है जब कंपैरिजन करते हैं हम अर्थ से, तो मून का मास, रेडियस और ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी लो हैं, ठीक है, काफ़ी स्मॉल हैं, इस वजह से वहाँ पे जो हमारा वेट है वो भी 1/6 हो जाता है। देखिए इसे, because the mass and radius of earth is larger than mass of moon and its radius is also higher than radius of moon, so the gravity of earth is more than gravity of moon, that's why weight on moon is 1/6 of its weight on earth। इसको डिनोट किया हुआ है, स्मॉल जी एम लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाइज जी ई लिखा हुआ है, ये जो जी एम है ये है ग्रेविटी ऑफ मून, और जी ई जो है आपकी ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, मतलब जो हमारी मून की ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है, क्योंकि अर्थ का मास, रेडियस और ग्रेविटी मून के कंपैरिजन में हाई है। उसके बाद वेट में देख लीजिए, डब्ल्यू एम जो है हमारा वेट ऑन मून है इज इक्वल टू 1/6 × डब्ल्यू ई जो हमारा वेट ऑन अर्थ है, तो ये भी हमारा हाई हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बायोन्सी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ईजी सी है, इसको देखिए एक बार। व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज का मतलब होता है डुबो देना, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन एनी फ्लूइड
It can experience an upward force called buoyant force and this property is called buoyancy. ठीक है, ये एक दूसरी डेफिनेशन देख लीजिए. द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच इज एक्सर्ट अ अप थ्रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट विच इज इमर्स इज कॉल्ड buoyancy. मीन्स ये हमें क्या बताता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हैं तो वो क्या है, अर्थ की जो ग्रेविटी है, ठीक है, उसको अपनी तरफ खींच रही है, मतलब उसको अपने अंदर समा रही है, डुबो रही है. लेकिन वो फ्लूइड जो है सपोज करो वो लिक्विड है, वाटर है, वो फ्लोटर जो है उस पर अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है. ठीक है, जिस वजह से वो क्या है, उस पर एक फोर्स ऑब्जर्व करता है, डेट इज बायोन्सी फोर्स. तो ये क्या होती है, आपकी बायोंट फोर्स होती है और इस प्रॉपर्टी को क्या क्या कहा जाता है, आपका बायोन्सी कहा जाता है. तो इसमें दोनों डेफिनेशंस में से जो डेफिनेशन आपको इजी लगे वो आपको याद कर लेनी है. ठीक है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है. ये डायरेक्ट को पेपर में 2 नंबर के अंदर पूछी जा सकती है किसी भी कोड के अंदर. ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैग्नीट्यूड होता है बायोंट फोर्स का वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है फ्लूइड पे. जो मैंने पहले भी बताया है, अगर जो फ्लूइड की डेंसिटी जो है, मतलब जो अगर सपोज करो वाटर की डेंसिटी हाई है सब्सटेंस की डेंसिटी से, ठीक है, तो क्या होगा, वो सब्सटेंस वाटर के ऊपर आराम से तैरता रहेगा. लेकिन अगर उस सब्सटेंस की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है वाटर की डेंसिटी से, तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, पानी के अंदर डूब जाएगा. आगे देखिए. सो देखिए स्टूडेंट, इफ द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर देन इट विल फ्लोट ऑन वाटर. बट इफ द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर देन इट विल शिंक इनटू वाटर. तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. यही रीज़न है कि क्यों एक इतनी बड़ी शिप वाटर के अंदर तैर लेती है और क्यों एक निडल जो है या फिर आयरन नेल लगा लो, एक लोहे की कील लगा लो, वो पानी के अंदर शिंक हो जाती है, डूब जाती है. नेक्स्ट आते हैं हमारे आर्किमिडीज भाई साहब. इनका एक अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन्होंने दिया है, उसको देख लेते हैं. काफ़ी सिंपल है. इट स्टेट दैट इफ़ अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड फुल्ली और पार्शली देन द लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी, ये चीज़ ध्यान रखनी है, देन द लॉस ऑफ weight of body is equal to the weight of displaced water by body. और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड ही आपकी क्लास में 9th क्लास में प्रैक्टिकल भी आता है. ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिए. कुछ खास है नहीं है. सपोज कीजिए आपके पास एक बिकर है, बिकर में आपने वाटर डाला हुआ और वाटर लेवल को आपने मार्क किया हुआ है, उसकी रीडिंग आपने नोट की हुई है. अब आप एक थ्रेड से एक स्टोन को उसके अंदर इमर्स करते हैं, उसके अंदर डालते हैं वाटर के अंदर, तो आप देखोगे जो वाटर लेवल है, ठीक है, या तो वो राइज हो जाएगा, मतलब जो बिकर पे जो रीडिंग है या तो वो बढ़ जाएगी, या फिर अगर बिकर के से बाहर पानी चला जाता है तो आप क्या करोगे, उस वाटर का वेट कर लोगे. ठीक है, उसका वेट कर लोगे, ऑब्जेक्ट का कर लो, स्टोन का, या फिर उस वाटर का कर लो. इससे आप दोनों के वेट्स का पता कर सकते हो. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. द लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर. ठीक है, और किससे डिस्प्लेस होती है, उस बॉडी से ही. नेक्स्ट देखिए, उसके बाद कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आएंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो भी एक्सप्रेशन हमने इस चैप्टर में किए हैं, जितने भी फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं, उन सभी को ध्यान रखना है. साथ ही साथ जो मोशन की इक्वेशन है तीनों की तीन, उनको भी आपको माइंड में सेट रखना है. फर्स्ट देखिए,
स्मॉल यू इज इक्वल टू ज़ीरो। स्मॉल यू जो है हमें जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो कब लेनी है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हम फ्री फॉल होता है, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्री फॉल होता है। उसके बाद स्मॉल जी, ग्रेविटी जो हमें स्मॉल जी पॉजिटिव कब लेनी है, क्योंकि वैल्यू सेम ही रहेगी 9.8, लेकिन पॉजिटिव कब लेंगे, जब वो हमारी अर्थ के सेंटर की तरफ गिर रही हो, मतलब बॉटम की तरफ आ रही हो, ठीक है, डाउनवर्ड गिर रही है, तो क्या आएगी हमारी जो स्मॉल जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि पॉजिटिव 9.8। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, अपवार्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। स्मॉल वी हमारा ज़ीरो कब आएगा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो आएगी। ज़ीरो क्यों आएगी, सपोज करो आपने एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका है, स्टोन को आपने ऊपर थ्रो कर दिया, तो वो कुछ हाइट पे जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी थी जो आज जिस स्पीड से आपने उसको फेंका, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो एक टाइम पे वापस आएगा। तो जिस पॉइंट से वो वापस आएगा वहाँ पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो प्लीज़ वो हमें बताएं, हम उसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और काफ़ी सिंपल चैप्टर था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चैप्टर कंप्लीट होने के साथ में आपको आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसके क्वेश्चन सर, ठीक है, उसके बैक एक्सरसाइज जो भी उसमें दे रखा है, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप या फिलिंग द ब्लैंक्स, वो सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।